ने भारत के अंदर भारत को 3 एरियाज में डिवाइड कर दिया। इन एरियाज को कहते हैं प्रेसिडेंसी। पहली प्रेसिडेंसी कौन सी बनी? पहली प्रेसिडेंसी बनी बंगाल प्रेसिडेंसी। देखो यहां से सुनिए, भारत को अनस्टेट करने के लिए, भारत को सही तरीके से रेगुलेट करने के लिए इन लोगों ने क्या करा? भारत को 3 प्रेसिडेंसी, ध्यान से मेरी बात सुनना। शुरुआत में था, फॉर एग्जांपल की बात करें, गवर्नर ऑफ बंगाल होगा, गवर्नर ऑफ बम्बई होगा, गवर्नर ऑफ मद्रास होगा, और अपनी अपनी प्रेसिडेंसी को लीड करेंगे। कोई बड़ा छोटा वाली बात नहीं होगी, तीनों बराबर होंगे, आगे जाके बंगाल वाली बनेगी। तो याद रखिएगा, तो पहला कानून भारत के अंदर लागू किया जाता है। जो पहला कानून भारत में आएगा, नोट जा रहा है, जो करप्शन करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के टैक्स है कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग, याद है हमने बात करी थी बंगाल के बारे में, गवर्नमेंट लेकर आ गया रॉबर्ट क्लाइव। सबसे पहली बात क्या की इस कानून के द्वारा सबसे पहली बात जो की गई वो बंगाल में जो ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम को खत्म किया जाता है। और ये लाया क्यों जा रहा है? सब करप्शन को कम करने के लिए। अब रेगुलेटिंग देखिएगा कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ये चीज तय कर दी गई कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, जैसे मैंने बताया कि गवर्नर ऑफ बंगाल अलग होता था, बम्बई का अलग, मद्रास का अलग, ये तय कर दिया गया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, वो तीनों में सबसे बड़ा होगा। और जो बम्बई की प्रेसिडेंसी है साहब, जो मद्रास की, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है साहब, उसके अंडर बम्बई का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर काम करेगा, उसकी बात उसको मानना पड़ेगा। दूसरी बात तय की गई कि जो गवर्नर जनरल बंगाल है उसको असिस्ट करने के लिए, उसको सहयोग करने के लिए, उसको बताने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाएगी। और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर 4 मेंबर होंगे। इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल की बात करें, मैं क्लियरली पिक्चर समझा देता हूं आपको। बंगाल का व्यक्ति जिसे गवर्नर जनरल कहा जाएगा, वो इन दोनों से बड़ा होगा। इन दोनों को इसकी बात माननी पड़ेगी। दूसरा करने के लिए, उसको सहायता देने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, 4 लोगों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी। तो नोट करना है चीज की, गवर्नर की जगह उसको टोटल 4 लोग यहाँ पर हैं। और जो पहले सीजे बने सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता के, वो थे सर एजाम पे। तो छोटी सी बात याद रखना। तो भारत में तो देखो रेगुलेट करने के लिए लोग होते थे कि भारत को रेगुलेट करना है, तो भारत से भारत को रेगुलेट कैसे किया जा रहा है, ब्रिटेन से भारत को रेगुलेट कैसे किया जाता है। देखो छोटी सी बात याद रखिएगा, ब्रिटेन से भारत को रेगुलेट करने के लिए क्या किया जाता है? जैसे ब्रिटेन के अंदर, जैसे भारत के अंदर क्या होता था कि भारत को 4-5 लोग गवर्नर असिस्ट करते हैं, और विदेश में भारत को असिस्ट करने के, विदेश के अंदर इन गवर्नर्स को असिस्ट करने के लिए, या ब्रिटेन से भारत को असिस्ट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के 24 लोग होते थे जो ब्रिटेन में बैठते थे, और इन्हें कहा जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इस बात को ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जांपल की बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी तो ब्रिटेन की कंपनी, ईस्ट इंडिया करने के लिए उन्होंने भारत को 3 प्रेसिडेंसी में डिवाइड कर दिया। एक बना दी बम्बई की, गया लीड कर दिया गया, कलकत्ता वाली को बोला कि तुम दोनों को असिस्ट करो भैया, और तुमको से कहा जाएगा गवर्नर जनरल, ये चीज कर दी। और इन सबको ब्रिटेन में कौन लीड करता? ब्रिटेन में लीड करने के लिए यहाँ पर 24 लोग होते थे, और 24 के 24 लोग किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के, और इन्हें कहा जाता था डायरेक्टर। नोट कीजिएगा, इन्हें कहा जाएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। आई बस समझ में क्लियर हो गया? तो छोटी सी क्लियर हो गया। आई सुनिएगा, पिट्स इंडिया किसके द्वारा लाया जाता है? देखो पिट्स इंडिया लाया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल करने के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में करप्शन करने वाला और भारत को गंदी तरीके से रेगुलेट करना है, तो धीरे धीरे अपने कब्जा करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि किसी कंपनी के भरोसे पूरा देश हम छोड़ नहीं सकते। और इस कानून के द्वारा, पिट्स इंडिया के द्वारा, अंग्रेज सरकार ने क्या किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के एरिया पे कब्जा करके रखा था ना, उनके एरिया पे अंग्रेज सरकार ने कंट्रोल करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। और अपने पास इसलिए कुछ चीजें करी। पहला काम इसने क्या करा? इसने बोला कि देखो अब से जो है ना, भारत के अंदर के ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ब्रिटिश किंग के द्वारा अपॉइंट किए गए 6 लोग भी रहेंगे, और जो 6 लोग हैं ये भारत के पॉलिटिकल, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को देखेंगे। पहले क्या होता था? पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट, पहले क्या होता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ये पूरे भारत को रेगुलेट करते थे कि भारत के अंदर किससे वॉर लड़ना है, किसका ठीक है, 6 बिजनेस देखेंगे, कमर्शियल मैटर देखेंगे, दैट्स इट। इसमें इनका सिस्टम इंट्रोड्यूस कराएंगे। एक गवर्नमेंट कौन सी साहब? ये वाली, जो कमर्शियल देखेगी, ये वाली, ये काम कराएंगे। खतरनाक लोग के बारे में तो कम बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली जो है ना, ब्रिटिश आर्मी के अंदर कमांडर था। हम इसके बारे में कुछ और बातें करेंगे। ब्रिटिश आर्मी के अंदर कमांडर है। भारत के अंदर आने के बाद इसने कई सारे बदलाव करे, बदलाव के बारे में थोड़ी बात की सी लिखा है। और ये रेसिस्ट आदमी है, क्या बोलता है? ये कहता है जो भारतीय है ना तो जज बन सकते, ना तो सिविल सर्वेंट बन सकते। रेसिस्ट आदमी बहुत गंदा वाला, बहुत गंदा रेसिस्ट आदमी। इसने कई सारे काम भारत के अंदर करे। फॉर एग्जांपल की बात करें, इसका कोड बड़ा फेमस है, इसे कार्निवल कोड के नाम से जाना जाता है के अंदर। इसके बाद इसने डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करा जुडिशरी के लिए, तो कई सारे काम इसने करे, उसे कार्निवल कोड के नाम से जाना जाता है। पर इंपॉर्टेंट जो है उसके बारे में बात करने वाले। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, ये द एक्ट ऑफ 1786। इसमें जो एक चीज आपको याद रखना, याद रखिएगा, इस एक्ट के द्वारा कर दिया गया था कि तो पहले क्या होता था कि वायसराय जो है, पहले होता था कि जो गवर्नर जनरल होता है और कमांडर इन चीफ की पोस्ट अलग अलग होती थी। फॉर एग्जांपल की बात की जाए कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल अलग है और बंगाल का कमांडर इन चीफ अलग होता था। कमांडर इन चीफ का मतलब क्या होता है? जो बंगाल की आर्मी को देखेगा, आर्मी का हेड होता है, दोनों अलग अलग होते थे। ठीक है, कमांडर इन चीफ अलग होता था। इस एक्ट के द्वारा तय कर दिया गया कि देखो ऐसा हो सकता है कि गवर्नर जनरल और आर्मी या कमांडर इन चीफ एक ही आदमी होगा। नेक्स्ट जो कानून है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करना काफी इंपॉर्टेंट है। इसको एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया। इस कानून के द्वारा जो पहला काम किया वो करा कि देखो कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को 20 साल के लिए और बढ़ा दिया जाता है। सुनना ध्यान से, पहले तय क्या किया गया था कि भारत के साथ व्यापार करने का मई और मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर ये काम हो सकता है। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की गई, इसको नोट करना काफी इंपॉर्टेंट है। ये तय किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान से इस बात को सुनना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 लाख पाउंड देगी भारत में व्यापार करने के लिए। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ नहीं दे रही थी। इस चार्टर में क्लियरली बोल दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हर साल 5 लाख पाउंड देने पड़ेंगे। इसको अंग्रेज सरकार को देने पड़ेंगे, गवर्नर जनरल बन जाओ। अब ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले खुद नहीं कर सकती। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के राजा से पूछना पड़ेगा कैसा कर लेगा, इनको अपॉइंट कर देगा, ये चीज कर देगी। उसके बाद एक कमांडर इन चीफ में बंगाल की आर्मी पूरी मेरे अंडर है। कहने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही है, पर कंट्रोल कौन कर रहा है? ये लोग कर रहे हैं। इसके बाद यहां पर कर दिया गया कि कंपनी को लाइसेंस दे सकती है कि वो लाइसेंस बांटे और यही लोग फिर चाइना के साथ व्यापार करें ओपीएम का। इसके बारे में आप जानते हैं क्या चीजें? थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में, ओपीएम ट्रेड के बारे में जानते, ओपीएम वॉर के बारे में जानकारी आपको? चाइना ओपीएम से कंपनी को, अंग्रेज सरकार है, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की कंपनी, ओपीएम ट्रेड। चाइना ने अपने एरिया में अफीम पूरी तरीके से बैन कर दी थी कि हम अफीम नहीं करनी है किसी भी कंट्री से, हम नहीं खरीदेंगे। और ब्रिटेन से तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ब्रिटेन को सबसे ज्यादा व्यापार कहां से मिलता है? अफीम से मिलता है। अफीम से ब्रिटेन बहुत पैसा कमाता है। अब ब्रिटेन ने क्या करा? ब्रिटेन ने बोला चाइना ने अफीम के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, तो काम अपन करते हैं ना, चाइना में अपन इलीगल तरीके से अफीम बेचेंगे और इस अफीम से जो भी पैसा अपने को मिलेगा, सिल्वर मिलेगा, सिल्वर के अलावा इनको कई सारी चीजें मिलेगी चाइना से। इस सिल्वर का उपयोग अपन करेंगे ऐसे सामान को खरीदने में, बताऊंगा इसके बारे में, बट क्लियरली अगर आप समझ लीजिए कि चाइना का काम करते थे। अब क्या किया जाए? चाइना ने तो अफीम के व्यापार को बंद कर दिया। ब्रिटेन को बड़ा नुकसान हो रहा है कि क्या करें, अफीम किसको बेचे, बिकॉज़ बेचते तो चाइना को, क्योंकि चाइना से पैसा आ रहा है। अब ब्रिटेन ने एक सॉल्यूशन निकाला। ब्रिटेन ने बोला कि काम अपन करते हैं, अपन चाइना को इलीगल तरीके से अफीम बेचेंगे। इलीगल कैसे बेचेंगे? ब्रिटेन के छोटे-छोटे व्यापारी, उनको अपन अफीम का व्यापार करने का लाइसेंस देंगे। जैसे एग्जांपल की बात की जाए, भारत के अंदर जो मारवाड़ी ट्रेडर्स हैं, जो पारसी ट्रेडर्स हैं, उनको क्या करा? अंग्रेज सरकार ने अफीम का व्यापार करने की लाइसेंस दे दिया। बोला आप लोग भारत में अफीम का व्यापार करो। अब ये जो ट्रेडर्स होते थे, इनसे अंग्रेज सरकार माल खरीदती, व्यापार के लिए माल खरीदती और माल बेचती किसको? चाइना को। चाइना को तो चाइना गवर्नमेंट खरीद नहीं रही। तो चाइना के अंदर जो कालाबाजारी करने वाले लोग थे, चाइना के जो गैंगस्टर है, चाइना के वो लोग जो भैया अफीम बेचते हैं इलीगल तरीके से, उनको क्या करते थे? लिंकन आइलैंड करके एक जगह है, मैं आपको बताता हूं, ये दिख रहा है आइलैंड, इस तरफ। अब यहाँ पे कौन है? यहाँ पे सारे गुंडे वाले, मतलब ये लोग इलीगल तरीके से अफीम खरीदेंगे किससे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। नाम के लिए हमारे व्यापारी अफीम बेच रहे हैं, बेच कौन है? ब्रिटिश गवर्नमेंट बेच रही है। और इस अफीम को फिर ये लोग ले जाके बेच देंगे चाइना में। अब चाइना के अंदर अफीम की डिमांड बढ़ी, लोग नशे के अंदर जाते हैं, चाइना के अंदर बेच देंगे। अब चाइना से अफीम के बदले लोग क्या लेते हैं? सिल्वर। यहाँ से मेरी बात सुनिएगा, सिल्वर लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है? सिल्वर लिया जा रहा है। और सिल्वर किसके पास पहुंच रहा है? सिल्वर पहुंच रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, है ना? सिल्वर पहुंच रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। और इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है? चाइना का यूज कर रही है। चाइना ट्रीटी ऑफ नैंजिंग
हालांकि तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट देख लेना एक बार। सेकंड ओपियम वॉर हो गया, बड़ा खतरनाक वॉर था, ये 1856 तक चलेगा। इसके अंदर एक संधि साइन की जाएगी, इस संधि का नाम था ट्रीटी ऑफ तिनजन, बड़ी खतरनाक है, चाइना के। ओके चलिए, उसके बाद बात करें अगले चार्टर के बारे में, चार्टर ऑफ 1830। ये अमेरिका के साथ, अमेरिका तो नहीं बोल सकते, उनके साथ व्यापार कर लेंगे कि दूसरी कंट्री के साथ ब्रिटेन के दूसरे व्यापारी व्यापार करते थे। अब क्या होता है, नेपोलियन का पावर लगातार बढ़ता जाता है। नेपोलियन ने क्या करा, नेपोलियन ने जिन जिन कंट्रीज को जीता, जिन जिन एरियाज को नेपोलियन ने जीता, वहां पर नेपोलियन ने एक सिस्टम लागू कर दिया जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल सिस्टम। इसके बारे में आप जानते हैं, कॉन्टिनेंटल सिस्टम का मतलब ये था कि नेपोलियन ने ब्रिटेन के किसी भी सामान को अपने एरिया में बेचने से मना कर दिया। तो सामान बेच नहीं पा रहे दुनिया के अंदर, अब ब्रिटेन ने सारे व्यापार कर दिए, आप लोग नहीं कर सकते, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। दीजिए, उस टाइम ब्रिटेन के रॉयल असेंबली ब्रिटेन आती है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, बिकॉज इसके द्वारा उनकी मोनोपोली खत्म कर दी गई। नोट कीजिएगा कि चाइना के साथ ओपियम का और टी का व्यापार करने की परमिशन ईस्ट इंडिया कंपनी को ही होगी, बाकी दूसरी कंपनी भारत में व्यापार कर सकती है किसी भी तरीके से। इससे सबसे बड़ा नुकसान अपने को हुआ, क्यों हुआ, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री खत्म होगी, हमारी पूरी इंडस्ट्री खत्म होगी, बिकॉज विदेश के बिजनेसमैन भारत के अंदर व्यापार कर रहे हैं। उसके बाद स्टार्टर के अंदर चीज और की जाती है कि 1 लाख रुपए, नोट कीजिएगा, 1 लाख रुपए भारत के अंदर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए दी जाएंगे। एक नई चीज की जाती है कि क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन दे दी गई कि भारत में शायद धर्म के प्रचार प्रसार की परमिशन दी गई थी, बट वो चार्टर ऑफ 1830। थोड़ी सी बात इसको नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ आप नोट करेंगे कि ब्रिटिश क्राउन ने क्लियरली कह दिया कि देखो, जो भी जमीन है ना ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर, वो सारी की सारी जमीन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार है, मतलब क्लियरली से व्यापार करने का अधिकार को 20 साल के लिए और बढ़ा दिया जाता है। पर यहां पर क्लियरली कहा कि कंपनी को बोला कि अब चाइना के साथ टी करने का व्यापार केवल तुम्हारे पास नहीं होगा, मतलब इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को जो अधिकार देकर रखा था कि चाइना के साथ चाय का व्यापार केवल तुम ही करोगे, इस मोनोपोली को स्टार्टर के द्वारा खत्म कर दिया गया। ओके, इसका क्लियरली मतलब ये कि अब चाइना के साथ व्यापार करने का अधिकार किसी भी कंपनी को जो अपने आप पे बहुत बड़ी बात है। तो छोटी सी बात इसको याद रखिएगा। इसके अलावा को गवर्नर जनरल बंगाल कहा जाएगा, चीज नोट करना, क्लियरली सवाल पूछा जाता है किस कानून के बाद गवर्नर बंगाल को गवर्नर जनरल बंगाल कहा जाने लगा, तो याद रखिएगा चार्टर ऑफ 1833, इस चार्टर में क्लियरली कह दिया गया कि अब गवर्नर बंगाल को कहा जाएगा, क्या अब गवर्नर जनरल बंगाल को कहा जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नोट करना, क्या कहा जाएगा, अब ये नहीं कि किसी को भी आप सिविल सर्वेंट बना के भारत के अंदर भेज देंगे। सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन होगा, और जो एग्जाम पास करेगा वही सिविल सर्वेंट बन के भारत के अंदर आएगा। मैकाले कमेटी बनाई गई इस एग्जाम कंडक्ट करने के लिए। इसी के साथ भारत के अंदर कुछ और नई चीजें भी की जाती है, कंपनी के शासन को खत्म कर दिया गया और बोला गया कि जो ब्रिटेन की रानी साहब अब वो भारत की सर्विस करवाएं। हमने ऑलरेडी बात कर ली थी, और ब्रिटेन के अंदर पोस्ट बना दी जाती है द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, याद आ गया ना, इसके बारे में ऑलरेडी अपने बात करी थी, बहुत उसका नाम था लॉर्ड स्टैनली। क्या नाम है भाई साहब का, लॉर्ड स्टैनली वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब क्या किया गया, इन्होंने बोला रानी ने कि अब भारत को रेगुलेट करने के लिए तीनों के समझ में आ गया, होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, वायसराय को असिस्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल की बात की जाए कि मान लो मैं वायसराय हूं, अब मेरे को असिस्ट करने के लिए मेरे को छोटी सी बात थी, इसको याद रखिएगा। उसके बाद क्लियरली कहा गया कि भारत के अंदर जो है वायसराय के बाद बहुत नाम से जाना जाता है, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के नाम से जाना जाता है, बिकॉज़ इनकी अनुशंसा पे कानून भारत के अंदर लाया जाता है। ओके, माफ कीजिएगा, 1919 कर दिया, 1909 बेसिकली गड़बड़ कर दी भाई साहब, इट्स 1909 है ना, माफ करना बेटा, इट्स 1909 है, गड़बड़ कर दी थोड़ा, ठीक है, आगे सही है। हां, याद रखिए, 2 मिनट ठीक है, आगे पीछे हो गया थोड़ा, भाई मैं कहूं कि कुछ गड़बड़ तो यहां पर होती है। भारत के अंदर लागू किया जाता है वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का, भाई मैंने कहा कि अभी से कहां से आ गया। इसके बाद 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट भारत के अंदर लागू किया जाएगा, जिसे पार्लियामेंट रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। पार्लियामेंट रिफॉर्म के बारे में 2 से 3 चीजें याद रखिएगा। इसमें पहली बार, 1 मिनट देना बेटा, थोड़ा सा समय 1 मिनट मुझे दीजिएगा, थोड़ी सी गड़बड़ कुछ यहां पर कर दी गई। ओके, हां, ये जो है ये बाद में आएगा, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाना, बिकॉज़ ये बाद में आएगा। इसके बाद जो कानून भारत के अंदर लागू किया जाता है वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का, भाई मैंने कहा कि अभी से कहां से आ गया। इसके बाद 19 पार्लियामेंट रिफॉर्म के बारे में 2 से 3 चीजें याद रखिएगा। इसमें पहली बार मुसलमानों को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, पहली बार दिया जाता है, नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज़ इन्होंने जो मेरे हिसाब से 1990 से मॉन्टेगू ट्रांसफर रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसमें और पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार इसके द्वारा दिया गया था, और भारत में इन्होंने ट्राई किया था कि रिस्पांसिबल गवर्नमेंट बनाएंगे। पहली बार ये लोग तरीके का ट्राई कर रहे हैं, हुआ नहीं था, पहली बार ट्राई करने की कोशिश उन्होंने करी थी। तो छोटी सी बात की मुझे लगा थोड़ा बहुत जानकारी थोड़ी कमी हमारे पास, क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ने क्या हुआ, क्या बात करना चलो, उसके बाद हम बात करने वाले हैं। देखिए भारत में अगर आप सवाल देखेंगे कि गवर्नर जनरल बंगाल के नाम से लोगों को जाना जाता है, उसके बाद गवर्नर ऑफ इंडिया के नाम से लोगों को जाना जाता है, तो इनके बारे में बात करना जरूरी है। एक बात कीजिए, रॉबर्ट क्लाइव जो है वो पहले बेसिकली आप देखेंगे साहब कि यहाँ पर आप देखेंगे गवर्नर जनरल बंगाल के बारे में बात की जाए तो जो वारेन हेस्टिंग्स है साहब, उसको भारत के अंदर पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उसे गवर्नर जनरल बंगाल के नाम से जाना जाएगा। तो कुछ भारत के अंदर जो पद था उसका नाम था गवर्नर जनरल बंगाल। भैया जो आदमी भारत को लीड कर रहा है, इसलिए कंपनी का जो हेड भारत के अंदर, उसे गवर्नर जनरल बंगाल के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद भारत के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड, उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा। और लास्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत से चली जाती है और ब्रिटिश क्राउन जब भारत के अंदर आता है, उनका नाम बदल दिया जाएगा, उनको कहा जाएगा, मैं बात करना जानना गवर्नर बंगाल का पद दिया गया था, वो कौन है, रॉबर्ट क्लाइव भाई साहब। नोट करना, रॉबर्ट क्लाइव है, इंपॉर्टेंट आदमी, मैं कई सारी चीजें व्यक्ति ने भारत के अंदर करी। उसके बाद नेक्स्ट आदमी, इनका नाम है भारत चेंज करके गवर्नर जनरल बंगाल कर दिया जाता है। तो कौन है भाई साहब, वारेन हेस्टिंग्स। इनके बारे में क्या चीजें याद रखनी, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में याद रखिएगा। पहली बात, इन्होंने क्या करा, किस व्यक्ति के ऊपर इंपीचमेंट की कार्रवाई की जाती है, तो भाई साहब के ऊपर इंपीचमेंट की कार्रवाई की गई। कहा जाता है इनके रिलेशन जो है सब महाराजा अनंत कुमार और कुछ चीजें ऐसी थी जिनके द्वारा इन पे इल्जाम लगा कि उन्होंने करप्शन किया, इन्होंने धोखा दिया कंपनी को, देश को धोखा दिया, तो इन पे इंपीचमेंट की कार्रवाई की जाती है इंग्लैंड जाने के बाद। हालांकि बहुत कुछ हुआ नहीं, बट इंपीचमेंट की कार्रवाई इनके ऊपर की जाती है। तो छोटी सी बात की इनके बारे में याद रखिएगा। उसके जानकारी है इसके बारे में, इन्हें फादर ऑफ सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, सवाल पूछा गया तो नोट करना बेटा, इन्हें फादर ऑफ सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता है। बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट इन्होंने लागू करवाया था। और अगर आपको ध्यान करिए, इसके बारे में सवाल पूछा भी गया, भारत के पहले आदमी जिन्होंने आईसीएस का एग्जामिनेशन क्लियर किया था, इंडियन सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन क्लियर करने वाले पहले व्यक्ति का नाम सत्येंद्र नाथ टैगोर। सवाल पूछा गया इनके बारे में, ये पीवाई क्यू एंडी का, कि भारत में पहली बार सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर करने वाले आदमी कौन है, सत्येंद्र केंद्र लेकर आता लागू 1990 के अंदर करेगा। और पहला आदमी जो इस पे साइन करेगा कौन, हैदराबाद के निजाम। ओके, नोट करना, इंपॉर्टेंट चीज है। अगली बात की जाए, सर बेल और न्यूटन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट उनके बारे में बात करूंगा मैं, तो कैसे तो बहुत सारे। लॉर्ड हेस्टिंग्स नॉट इंपॉर्टेंट, दैट कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहे। लॉर्ड एमर्स पहला बर्मा वॉर इनके टाइम पर होता है, सवाल आने के चांसेस कम है यहाँ से। लॉर्ड विलियम बेंटिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन, लॉर्ड विलियम बेंटिक से कई बार सवाल पूछे जाते हैं। देखिए पहली बार सती प्रथा को रोकने वाले व्यक्ति हैं, भारत के अंदर सती प्रथा को रोकने वाले आदमी हैं। इसके साथ राजा राममोहन रॉय के साथ मिलकर भारत में इस आदमी ने सती प्रथा को खत्म करने की कोशिश की, आदमी। दूसरी बात इनके बारे में याद रखिएगा, बंगाल में सती रेगुलेशन एक्ट लेकर आते हैं। ओके, सती प्रथा पर रोका है, ठगी को खत्म भारत के अंदर करवाने वाले व्यक्ति हैं। इसके अलावा अगर मैं बात की जाए तो भारत के अंदर इन्होंने तय किया कि एजुकेशन को इंग्लिश में भी दिया जाना चाहिए, के अंदर हमको अंग्रेजी भाषा को लेकर आना चाहिए। पहला लैंग्वेज वॉर होता है। भारत के अंदर जो नरबली की प्रथा थी, इंसान को मार के उसकी बलि चढ़ाना, नरबली की प्रथा को खत्म करवाने वाले आदमी, जी हां, ह्यूमन सैक्रिफाइस किया जाता था भारत के अंदर, बात इन्होंने करवाई थी। तो काफी लॉर्ड डलहौजी काफी इंपॉर्टेंट थी। लॉर्ड डलहौजी के बारे में हालांकि देखो 2 चीजों के बारे में इनके बारे में जानकारी मिलती है, बट लॉर्ड पहली बार रेलवे लाइन कनेक्ट की गई, रेलवे लाइन पहली बार भारत के अंदर चली है इनके टाइम पर। 1853 में भारत की पहली लाइन, पहली रेल मुंबई से थाने के बीच चली थी, बहुत बार पूछा गया। इसके साथ पूरे भारत में इन्होंने टेलीग्राफ लाइन को कनेक्ट करवा दी, अच्छी बात थी। भारत में पोस्टल एक्ट लागू किया, भारत के अंदर पोस्ट ऑफिस जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की सहायता से भारत के अंदर लागू किया गया, वो भी इन्हीं के टाइम पर भारत में लागू किया गया, पूछा जाता है। लॉर्ड कैनिंग कौन है, लॉर्ड कैनिंग भारत के जो है आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग है, क्योंकि उसके बाद वायसराय बन जाएंगे। इनके टाइम पर 1870 क्रांति मैंने कहा था, और इनके टाइम पर क्या होती है, व्हाइट म्यूटिनी, याद है इसके बारे में बात करते हैं। व्हाइट म्यूटिनी भी इनके टाइम पर होती है। अगले व्यक्ति जो काफी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, लॉर्ड मेयो के बारे में खासियत है कि इसको एक गद्दार ने मार दिया, जेल के अंदर मिलने जाता है
भी है। तो ये कुछ बेसिक बात कर दिया, इसके द्वारा भारत की प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया। अब अंग्रेज सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। याद रखिए भारत के अंदर जो पंचायत है, म्युनिसिपैलिटीज है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उसको प्रमोट करने में इनका सबसे ज्यादा योगदान है। सवाल पूछा इंडिया ने, डिवाइड इंडिया का, इन्होंने इस प्रेस अंदर पहला फैक्टर एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी इनके टाइम पर हुई। इस एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के बारे में जानकारी है, थोड़ा सा मैं बताता हूं कि बिल क्या था। तो बिल ने बोला कि चलो अभी जरूरी नहीं है, कभी क्लासेस के अंदर हम पढ़ेंगे, फिर समय की थोड़ी देखो जो इंपॉर्टेंट उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं मैं। टाइम पर क्या होता है, ये डिसीजन लिया जाता है कि जो इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आईसीएस का जो एग्जाम है वो दिल्ली और लंदन दोनों जगह पर लिया जाए। ये नोट कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात है, तो दिल्ली और लंदन दोनों जगह पर होगा, मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम इन सब के बारे में बहुत सारी जानकारी हम लोगों ने ली। एल्बर्ट बिल जानना है, एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी को जानना है कि एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी को पहले होता था कि भारत के अंदर हमारे इंडियन जज है, इंडियन जज अगर है तो वो किसी विदेशी का फैसला नहीं सुना सकता। मान लो एक विदेशी साहब, एक विदेशी अंग्रेजी यूरोपियन है, अब इसका अगर केस होगा ना तो इसके केस की सुनवाई करने का अधिकार एक अंग्रेजी जज को होगा, एक इंडियन नहीं होगा, जज यूरोप का ही होगा। अब अगर कोई यूरोप का आदमी कोई क्राइम करता है तो उसके केस की सुनवाई करने के लिए तो एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कहा जाता है। छोटी सी बात है, बेसिक सी है, हालांकि अंग्रेज सरकार को झेल नहीं पाई थी, तो छोटी सी बात मैंने आपको बता दी। इंडियंस को भी दे दिया गया और उसको लेकर कंट्रोवर्सी हो गई थी, क्या गलत किया। अगर कोई यूरोप का आदमी कोई क्राइम करता है तो उसके केस की सुनवाई करने का अधिकार इंडियंस को भी दे दिया गया और उसको लेकर कंट्रोवर्सी हो गई थी, क्या गलत किया जा रहा है। ये चीज यहां पर हुई थी, तो एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी समझ में आ गया। मुनी भाई साहब के नाम पर है, काफी फेमस आदमी है, उसके बारे में बात करेंगे जो काफी ये ब्रिटिश लेजिस्लेचर के माइंड मैप ऊपर तो इसमें डेट्स लिखी गई हैं, कहाँ से इवेंट थ्रू हुए हैं। इसमें सबसे पहले रेगुलेटरी एक्ट आया था 1773 में। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स लाइसेंस को बंगाल गवर्नमेंट में ज़्यादा पावर थी, मतलब अदर गवर्नमेंट से। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी, जो बंगाल का लीडर होता था, बंगाल का गवर्नर जनरल, उसकी मदद करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी। उसमें मेंबर होते थे, हेल्प करते थे। सुप्रीम कोर्ट बनाया था कलकत्ता का 1774 में। और बाकी बात जे मतलब सर एलिस एम्परी से वो बनाए थे मेन। गवर्नमेंट प्लस काउंसिल थी, काउंसिल इन ईच स्टेट इंडिया में। ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था, ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। उसके बाद आता है पिट इंडिया एक्ट 1784 में आया था, उसे कौन लाया था, विलियम एडलर लाए थे। उसके बाद कंट्रोल ओवर दी टेरिटरी पे कंट्रोल करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी रिप्रेजेंटेड 24 लीडर होते वहाँ में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल 16 क्राउन की तरफ से बोर्ड ऑफ कंट्रोल होते जा में। क्राउन अपनी तरफ रिप्रेजेंट करवा दो। डबल गवर्नमेंट बना दी गई, जब 6 होते जो क्राउन की तरफ से होते हैं, मतलब ब्रिटिश इंडिया कंपनी के होते, और 24 होते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से होते हैं, कंपनी इंडिया में आई गई होगा। चार्ल्स कार्नवालिस आए थे 1786 से 1793 तक। फादर ऑफ सिविल सर्विस इंडिया माना जाता है इन्हें। और ये सेपरेट करो पावर को इनने। कार्नवालिस कोड कहता है इनकी। द एक्ट ऑफ 1786 लाए कमांडर एंड द गवर्नर कैन हैव पर्सन जा एक्ट थे ये कर दो। एक्ट ऑफ 1786 मतलब कमांडर हुए अगर फौज में कमांडर बे गवर्नर रह सकते, तो एक जगह दोनों कमांडर और गवर्नर एक आदमी रह सकता है। बाकी चार्टर एक्ट 1793 बात हो जाता है। ट्रेड इनकी जो जाता है 20 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 5 लाख पाउंड दे कर 5 लाख पाउंड करने दे भाई ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट है दे भाई ब्रिटेन की क्राउन को रॉयल अप्रूवल लेना पड़ेगा। रूल ला रही है, रूल्स एंड रेगुलेशन ईस्ट इंडिया कंपनी बाको अलाउ कर दो। ओपीएम को ट्रेड करवाओ, मतलब ओपीएम को ट्रेड करवाओ चाइना के साथ। ओपीएम ट्रेड हो तो ओपीएम ट्रेड इन रिटर्न में का लेते, रिटर्न में सिल्वर लेते, किंतु चाइना देते। मतलब क्या करवाते ओपीएम ट्रेड में, जियो के मतलब इंडियन किसान कहते तुम ओपीएम की खेती करो। ओपीएम की खेती करवा उन पर ओपीएम खरीदते मध्य दाम के खरीद के ब्रिटेन में ले जाते, हम पे ले जाते, मतलब चाइना में बेचते। भाई सिल्वर और गोल्ड लेते मेरे पास थे। फर्स्ट ओपीएम वॉर का 1839 से 42 तक। चलो भाई ट्रीटी ऑफ नेमजिंग भाई ये ध्यान रखिए 1842 में। भाई सेकंड ओपीएम तेरे 56 से 60 तक। चलो वहाँ में तेंजिन की ट्रीटी भाई 1858 में। बागवा चार्टर एक्ट 1813 को आता, वहाँ कर जाता कॉन्टिनेंटल सिस्टम ला जाता। 1 लाख रुपया एजुकेशन खर्च करता है बस सी। और क्रिश्चियन मिशनरी आ जाता है इंडिया वो करने के लिए, अपने धर्म फैलाए हुए क्रिश्चियन है अलाउ करते जाता। 1 लैंड पावर ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन को। बाकी बाद चार्टर एक्ट आओ तो 1833 को, वहाँ में एक्ट होता है जहाँ में जाए सेटलर एक्ट कहते हैं। सिविल सर्वेंट होता है उन्हें, सिविल सर्वेंट पावर दे दी जाता है। मतलब 20 ईयर ट्रेड होता है। चाइना नॉट डू ट्रेड, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड नहीं करी चाइना के साथ। गवर्नमेंट ऑफ बंगाल थी भाई गवर्नर हो तो बंगाल को भाई गवर्नर ऑफ इंडिया कहे जाए लगे रोजा की एक्ट के द्वारा। ध्यान रखिए 1833 में आओ। बाकी चार्टर एक्ट 1833 को होता है जहाँ में कॉम्पिटिशन सिस्टम बनाया। तो मतलब तुम सिविल सर्वेंट बनना हो तो बाकी मैं
कैलरी कमेटी बनाएगी सिविल सर्वेंट के लिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रातों 1853 को गवर्नमेंट जनरल वायसराय के बजाय करो जाते। ध्यान रखिए वायसराय कायदे के बजाय करो मतलब गवर्नमेंट ऑफ 1858 के एक्ट थे कंपनी रूल एंड है जामे विक्टोरिया को बिकम ओवर विक्टोरिया मतलब रानी को स्टार्ट है सेक्रेटरी स्टेट ब्रिटेन के बाद पावर चलेगी। अब आगे बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को आता है। वाइसरॉय काउंसिल क्या होता है 1909 में आता है। मॉर्टेनी मिंटो रिफॉर्म किया था। मुस्लिम कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव है वो जहाँ में लॉर्ड मिंटो फादर है जाके वुमेन वो जहाँ में रिप्रेजेंटेशन देवे लग गए पूरा माइंड खत्म होता है।